हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th की चैप्टर 6 की सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बताते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ही इजीली प्रकार से बताएंगे आपको, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग बहुत ही इजीली तरह से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बताते हैं आपको सारी क्वेश्चंस के आंसर्स। फ्रेंड्स, जिन लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार का कोई भी वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 6 का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका जो है हम सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रुप द फ्लोइंग एज हेटेरोजेनियस बेसिस एंड न्यूक्लियोसाइड्स: एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, गिनोसाइन, यूरिकिल एंड साइटोसिन। इसका सिंपली आंसर हो गया नाइट्रोजेनियस बेसेस प्रेजेंट इन द लिस्ट आर एडेनिन, थाइमिन, यूरिकिल एंड साइटोसिन। पॉइंट नंबर 1 हो गया। एंड पॉइंट नंबर 2 हो गया, न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट इन द लिस्ट आर साइटोसिन एंड गिनोसिन। इट्स वेरी सिंपल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, if a double stranded DNA has 20% of cytosine, calculate the percentage of adenine in the DNA। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि एक द्वियुक्त डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना। इट्स वेरी सिंपल आंसर। अकॉर्डिंग टू चारगैप रूल, द डीएनए मॉलिक्यूल शुड हैव एन इक्वल रेशियो ऑफ पैरामेडेनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, प्यूरिन में एडेनिन एंड ग्वानिन। It means that number of adenine molecule is equal to thymine molecules and the number of guanine molecule is equal to cytosine molecule। कहता है कि यदि हम चारगैप के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारी डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि एक इक्वल रेशियो होता है पैरामेडेनिन के। पैरामेडेनिन में है जो कि 2 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन एंड थाइमिन। वही बात करें और दूसरा जो है प्यूरिन। प्यूरिन में भी 2 आते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो इट मीन्स हुआ कि नंबर ऑफ एडेनिन मॉलिक्यूल है जो कि इक्वल होता है थाइमिन मॉलिक्यूल के, और नंबर ऑफ ग्वानिन मॉलिक्यूल होता है जो कि साइटोसिन मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको परसेंटेज A इक्वल टू परसेंटेज T एंड परसेंटेज G इक्वल टू परसेंटेज C। यहाँ पे आपको जो है डिनोटेड किया गया है A, T, C और G से। तो यदि हम बात करें, if dsDNA has 20% of cytosine, then according to the law, it would have 20% of guanine. This percentage of G plus C contact 40%। यदि DNA 20% साइटोसिन का है तो उसके अनुसार, लॉ के अनुसार कहा जा रहा है कि यहाँ पे 20% जो है guanine होगा। दिस परसेंटेज ऑफ G plus C contacts equal to 40%। The remaining 60% represent both A plus T molecule, Since adenine and thymine are always present in equal numbers, the percentage of adenine molecule is 30%। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कहता है कि रिमेनिंग जो 60% बचा हुआ है बोथ ए एंड टी मॉलिक्यूल का, वो जो है एडेनिन और थाइमिन जो है ऑलवेज प्रेजेंट होता है इक्वल नंबर्स में। तो इसके जो एडेनिन मॉलिक्यूल का जो परसेंटेज होता है वो 30% हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इजीली था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलो। यानी कि यदि डीएनए के एक रज्जु के अनुक्रम निम्नवत लिखे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो राइट डाउन द सीक्वेंस कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5-3 डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए पूरे रज्जु के अनुक्रम को 5-3 दिशा में लिखे। ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है, द डीएनए स्ट्रैंड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू बेस सीक्वेंस। हैंस इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज 5 के लिए इतना दिया गया है, यानी कि ATGC इस प्रकार से, यानी कि आपको बताया गया -3। तो डीएनए जो स्ट्रैंड करता है कम्प्लीमेंट्री ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस बेस से। यदि ये 5 जो है इतना रहा ATGC इस प्रकार से करके -3 तक,
तो देन द सीक्वेंस ऑफ कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड 3 to 5, यदि 3 तो यहाँ पे जो है 5 to 3 है, बट यहाँ पे है जो कि 3 to 5, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखाएगा। तो वही फिर देखिए, देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए पॉलीपेप्टाइड इन 5 to 3 डायरेक्शन इज। तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड का जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रिंग इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज फॉलोज। इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे देखिए सारे एक जैसा है बिल्कुल। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि अनुलेखन इकाई में कुटलेखन लज्जकों के अनुक्रम को निम्नवत लिखा गया है इस प्रकार से, तो दूत आरएनए के अनुक्रम को लिखिए। दूत आरएनए मतलब कि mRNA को हिंदी में हम दूत आरएनए कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन में है, इफ द कोडिंग स्ट्रैंड इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज 5-ATGC पूरा इसी प्रकार से देखिए आपको दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में। दिस सीक्वेंस दैट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग in the same as mRNA except that in mRNA thymine is replaced by uracil. Therefore the sequence of mRNA will be 5 इस प्रकार से। फिर यहाँ पे देखिए देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं इतना पढ़ नहीं पाऊंगी। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ एक जैसा लिखा हुआ है, इसे पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, आप लोगों को भी समझने में कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप लोग ध्यान से खुद देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको ये जब चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो वहाँ पे आपको समझ में आया हो। उसी प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे देखिए बहुत ही इजीली दिया गया है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए है, कहता है VH प्रॉपर्टी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स लीड पैटर्न and Crick to hypothesis semi-conservative mode of DNA replication explain। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डीएनए द्विकुंडली की कौन सी विशेषताएं वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृत की सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो वाटसन एंड क्रिक ऑब्जर्व दैट 2 strands of DNA are antipैरेलल and complementary to each other with respect to their base sequence. This allows each strand to as a template for the synthesis of fresh strand. This type of arrangement in DNA molecule lead to the hypothesis that DNA replication is semi-conservative. It means that the double-stranded DNA molecule separates and then each of the separated strands acts as a template for the synthesis of a new complementary strand. As a result, each DNA molecule would have one parental strand and a newly synthesized daughter strand. Since only one parental strand is conjugated in each daughter molecule, it is known as semi-conservative mode of replication. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कह रहा है कि वाटसन और क्रिक जो ऑब्जर्व किए थे 2 स्ट्रैंड डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड था एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये जो था एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वैसे सीक्वेंस था, और ये जो अलाउ करता है ईच स्ट्रैंड के एक्ट में टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ फ्रेश स्ट्रैंड्स के लिए। और डीएनए मॉलिक्यूल का जो ये अरेंजमेंट का टाइप है, इसको हम हाइपोथेसिस दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव होता है। इट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल है वो सेपरेट करता है, तब वो जो है ये सेपरेट स्ट्रैंड जो है एक्ट करता है टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी कि नए कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने में। एज ए रिजल्ट ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव ए वन पेरेंटल स्ट्रैंड। इसका रिजल्ट है कि प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल जो है एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर जो है स्ट्रैंड होता है। सिंस ओनली वन पेरेंटल स्ट्रैंड जो है कंजर्व करता है ईच डॉटर मॉलिक्यूल, प्रत्येक डॉटर मॉलिक्यूल में, इट इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। इसी को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है और ये जो है यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड में कन्वर्ट हुआ। तो ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री बेस कैरिंग द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द टेम्पलेट स्ट्रैंड डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन द डॉटर स्ट्रैंड, देयरफॉर इट इज this property of DNA that led Watson and Crick to hypothesize semi-conservative mode of replication.
तो ड्यू टू रेप्लिकेशन बेसिस का जो सीक्वेंस का पेयरिंग होता है उन्हीं के आधार पे जो है यहाँ पे टेम्पलेट एंड स्ट्रेन डिटरमाइन करता है डॉक्टर का जो सीक्वेंस का बेस होता है उस पे। तो therefore this property of DNA that's led version and quick to have possesses semi-conservative mode of replication. Now question number 6. Question number 6. Depending upon the chemical nature of template DNA or RNA and the nature of nucleic acids synthesized from its DNA or RNA, list the type of nucleic acid polymerases. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि टेम्पलेट डीएनए और आरएनए की रासायनिक प्रकृति व इससे डीएनए या आरएनए संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों को प्रकृति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमेरेज की विभिन्न प्रकार की सूची बनाइए। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर सिंपली हो गया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पैरामेरेसिस। नंबर 1 हो गया डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेजेस, नंबर 2 हो गया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस। ये क्वेश्चन है जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेजेस पे इसका यूजेज जो है डीएनए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस एंड न्यू स्ट्रेन ऑफ डीएनए, जबकि यहाँ बात करें डीएनए डिपेंडेंट जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के होता है, डीएनए टेम्पलेट स्ट्रेन फॉर सिंथेसिस आरएनए। ये आंसर बहुत ही ईजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हाउ डिड हैर्शले एंड चेज डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हाइल प्रोवाइडिंग दैट्स डीएनए इन द जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। तो हैर्शले और चेज वर्क विथ बैक्टीरियोफेज एंड इक्वलिंग टू प्रूव दैट डीएनए इन द जेनेटिक मटेरियल। तो हैर्शले और चेज जो थे वो वर्क किए थे विथ बैक्टीरियोफेज और इक्वलिंग टू प्रूव दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल के लिए दे यूज डिफरेंट रेडियो आइसोटोप्स टू लेवल डीएनए एंड प्रोटीन कोड ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये जो थे डिफरेंट प्रकार के रेडियो एक्टिव आइसोटोप से ये लेवल डीएनए और प्रोटीन कोड के लेवल को ये जो बैक्टीरियोफेज के ये यूज किए थे। दे ग्रीव सम बैक्टीरियोफेजेस ऑन ए मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव phosphorus p32 to identify DNA and some on a medium containing radioactive sulfur S35 to identify protein. As DNA contains phosphorus and protein does not, whereas protein contains sulfur and DNA does not. Then these radioactive level phase were allowed to infect E. coli bacteria. After infecting, the protein coat of bacteriophage was separated from the bacteria cell by blending and then subjected to the process of centrifugation. Since the protein coat was lighter, it was found in supernatant, while infected bacteria got settled at the bottom of the centrifuge tube. Hershey and Chase observed that when the bacteriophage contained radioactive phosphorus, the radioactive was observed in the bottom of the test tube, and that when the bacteriophage contained radioactive sulfur, radioactive was observed in supernatant. This proves that phosphorus containing DNA entered the bacterial cell, whereas sulfur containing protein coats were left outside the bacterial cell. Hence, it was proved that DNA in the genetic material as it was transferred from virus to bacteria. तो यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है कि हैर्शले और चेज था जो कि वर्क किए थे विथ बैक्टीरियोफेज एंड इक्वलिक टू प्रूव दैट डीएनए ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दे यूज डिफरेंट प्रकार के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किए थे लेवल डीएनए और प्रोटीन कोड को बैक्टीरियोफाइज के में। ये जो गिव किए थे सम बैक्टीरियोफेज ऑन ए मीडियम कंटेनिंग रेडियोएक्टिव फास्फोरस p32 को to identify DNA and some on a medium containing radioactive sulfur S35 को identify protein में। As DNA contains जो phosphorus and protein does not, whereas protein containing sulfur। DNA जो था एक इन्फेक्ट as DNA containing जो phosphorus था and protein does not, whereas protein contain sulfur and DNA does not, then radioactive level जो था वो phases जो allow किया था इन्फेक्ट इक्वालिक बैक्टीरिया को।
आफ्टर इन्फेक्टेड के बाद तो प्रोटीन कोड था बैक्टीरियोफेज का, वो बैक्टीरियोफेज बाद जो सेपरेटेड हो गया था फ्रॉम बैक्टीरिया सेल बाय ब्लेंडिंग एंड देन सब्जेक्ट हुआ था तो प्रोसेस ऑफ, ये जो प्रोसेस हुआ था सेंट्रीफ्यूगेशन से हुआ था। सिंस प्रोटीन कोड था जो कि लाइटर था, इट वाज फाउंड इन सुप्रिटेंट वायर, और ये जो पाया गया था वो सुप्रिटेंट में, जबकि इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जो है वो सेटल हुआ था बॉटम ऑफ का सेंट्रीफ्यूगेट ट्यूब में। हार्सली और चेज जो थे वो ऑब्जर्व किए थे कि जब बैक्टीरियोफेज कंटेन होगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, तो रेडियो एक्टिव वाज ऑब्जर्व इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड देन तब जो है बैक्टीरियोफेज कंटेन करेगा रेडियो एक्टिव सल्फर, रेडियो एक्टिविटी जो है ऑब्जर्व करेगा इन द सुप्रिटेंट्स में। दिस प्रूफ जो है फॉस्फोरस कंटेनिंग करेगा, डीएनए इंटर होगा, डीएनए इंटर द बैक्टीरिया सेल, whereas sulfur contain protein codes were left outside bacterial cell. Hence, तो it was proved हुआ था कि that DNA जो है एक जेनेटिक मटेरियल है, it was transferred from virus से बैक्टीरिया। ये जो है जेनेटिक मटेरियल है जो कि ये ट्रांसफर होता है वायरस से बैक्टीरिया में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टोटल जो है वो 14 है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरे सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का कोई भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।